दुनिया का सबसे बड़ा टनल जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच बना हुआ है, उनको आखिर बनाया कैसे गया, जिसको इंजीनियर्स दुनिया का 7वां अजूबा कहते हैं। क्योंकि इस टनल को बनाते समय इंजीनियर से जरा सी भी गलती हो जाती तो सारा समुद्री पानी नीचे चला जाता और 13,000 वर्कर्स की लाशें तक नहीं मिलती। और इस टनल को बनाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को अंदर कैसे ले जाया गया और इस टनल को बनाने में आखिर कितना खर्चा हुआ, तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। करीब 13,000 साल पहले आखिरी आइस एज जब खत्म हो रही थी तो उसने आज के इंग्लैंड और यूरोप को एक दूसरे से अलग कर दिया था, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ट्रेड होता रहा। इसलिए साल 1986 में इन दोनों देशों ने डिसाइड किया कि अब इस रुकावट को हटाकर इंग्लैंड को यूरोप के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। कई महीनों की लंबी टॉक्स के बाद दोनों देशों ने फाइनली एक अंडर सी टनल बनाने का एग्रीमेंट कर लिया। इसको चैनल टनल का नाम दिया गया, जिसको अक्सर लोग यूरो टनल भी कहते हैं। एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया कि इंग्लैंड और फ्रांस की टीम्स अपनी अपनी साइड से टनल खोदेंगी और दोनों टनल सेंटर पॉइंट पे आकर कनेक्ट होंगे और टोटल 3 टनल्स बनाए जाएंगे, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच रेलवे लूप चलेगा। इसका एक टर्मिनल फ्रांस के शहर कैलेस जबकि इंग्लैंड में फॉक्सटॉन पर दूसरा टर्मिनल होगा। टनल की टोटल लंबाई 56 किलोमीटर होगी, जिसमें से समंदर के नीचे वाला पार्ट 38 किलोमीटर लंबा होगा। 1986 में जाकर फाइनली चैनल टनल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई। सबसे बड़ा मसला जो इंजीनियरिंग टीम को फेस करना था वो था टनल बोरिंग मशीन का, जिसको TBM भी कहा जाता है, क्योंकि आज से पहले इतने बड़े डायमीटर का TBM मशीन बना ही नहीं था। हजारों मील दूर सिएटल वाशिंगटन में इस खास TBM को बनाने का काम रॉबिन्स कंपनी को दिया गया। कंप्लीट होने के बाद यह विशालकाय मशीन 800 फीट लंबी और 1500 टन वजनी होगी। इसका डायमीटर 50 फीट होगा, जिसके आगे टंगस्टन कार्बाइड के कई धारदार ब्लेड्स लगे होंगे। इसमें लगे हाइड्रोलिक लेग्स इसको आगे की तरफ धकेलेंगे। मिट्टी और टूटे हुए पत्थरों का मलबा बाहर निकालने के लिए मशीन में ही एक कन्वेयर बेल्ट लगा होगा। लेकिन सर्वे से मालूम पड़ा कि इंग्लैंड साइड के समंदर के नीचे चॉक की लेयर मौजूद है, जो पानी के लीकेज को टनल में आने से रोक पाएगी। पर फ्रेंच साइड पे समंदर के नीचे जमीन पे काफी क्रैक्स है, जहां ये TBM काम नहीं कर पाएगी और इसीलिए उस तरफ काम करने के लिए खास तरह की TBM मशीन बनाई गई, जो कि एक सबमरीन भी थी। जब ये मशीन तैयार हुई तो ये अपने साथ एक नया चैलेंज लेकर आई। जमीन से 200 फीट नीचे इसको पहुंचाया कैसे जाए। इस काम के लिए मशीन को डिसअसेंबल किया गया और एक एक पीस अलग से नीचे पहुंचाया गया। इसको जमीन के अंदर जाकर दोबारा से असेंबल करना था। प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए 2 साल गुजर चुके थे। 1988 में फाइनली दोनों साइडों पे खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। जैसे जैसे TBM बोर करता जा रहा था, उसी स्पीड से लूज रॉक और चॉक की लेयर को सील करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ऊपर समंदर के पानी ने टनल का रास्ता बना लिया तो फिर उसको रोकना नामुमकिन होगा। इस काम के लिए टनल की साइज जितने गोल कंक्रीट स्लैब्स फिट किए जा रहे थे। रीइंफोर्स्ड स्टील से बने चैनल टनल में करीब 7.5 लाख कंक्रीट के स्लैब्स इस्तेमाल हुए। इन स्लैब्स की एक पूरी रिंग का वजन 80 टन के बराबर है। इनको टनल तक पहुंचाया जाने लगा, जहां एक स्पेशल मशीन थी जो इनको अपनी जगह पे फिट करती जा रही थी। दोनों तरफ से टनल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। सबको सिर्फ एक ही चीज का इंतजार था कि कब ये दोनों टनल्स आपस में मिलेंगे। लेकिन एक मसला ये भी था कि अगर दोनों TBM अगर ठीक पोजीशन में आगे नहीं बढ़ेगी तो जाहिर है दोनों टनल समंदर के नीचे एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। इस मसले के सॉल्यूशन के लिए लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम यूज किया जा रहा था। एक लेजर इंग्लैंड वाली मशीन में लगा था तो दूसरा फ्रेंच मशीन में। दोनों गाइडेंस सिस्टम्स आपस में एक दूसरे से वायरलेसली कनेक्टेड थे। जब भी कोई एक मशीन अपनी पोजीशन बदलती तो गाइडेंस सिस्टम मेन कंप्यूटर को सिग्नल भेजकर हाइड्रोलिक जैक से बोरिंग मशीन के हेड की पोजीशन चेंज करवा देता था, जिससे दोनों टनल्स वापस से एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते थे। 3 साल की लगातार बोरिंग के बाद आखिरकार दोनों TBM मशीन एक दूसरे के सामने आ गई। लेकिन अब इंजीनियरिंग टीम का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा इम्तिहान था। दोनों TBM में से एक को सुसाइड कराना बहुत जरूरी था। जी हाँ, क्योंकि दोनों टनल्स में 2 फीट मोटे कंक्रीट लेयर्स लग चुके थे, यानी टनल का डायामीटर 50 फीट से कम होकर अब 46 फीट बचा था।
और TBM यानी बोरिंग मशीन का डायमीटर 50 फीट था। काम खत्म होने पर 50 फीट बड़ी मशीन 46 फीट के टनल में से वापस तो बाहर आ नहीं सकती। इसीलिए इस मसले का सॉल्यूशन ये निकाला गया कि दोनों में से एक मशीन को रास्ते से हटाना पड़ेगा, जिसको इंजीनियर्स मैकेनिकल सुसाइड कहते हैं। तो ये बलि चढ़ाई गई इंग्लैंड वाले TBM पर। इसका एंगल चेंज करके इसको जमीन की तरफ किया गया और कई 100 फीट नीचे जाने के बाद इसको वहीं छोड़ दिया गया, जहां आज तक ये दफन हुई पड़ी है। जिसके बाद फ्रेंच TBM आगे बढ़कर फाइनली इंग्लैंड टनल से जा मिला और यहाँ पहुंचकर फ्रेंच TBM को डिसअसेंबल करके बाहर निकाल लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि डिसअसेंबल तो इंग्लैंड TBM को भी किया जा सकता था, तो फिर उसको दफन क्यों किया? असल में बोरिंग मशीन को डिसअसेंबल करने में जितना खर्चा हो रहा था, उससे कम खर्चे में नई मशीन तैयार हो जाती। उसी तहत ये फैसला किया जाता है कि इसको हमेशा हमेशा के लिए दफन करना है या फिर वापस बाहर निकालना है। 13,000 सालों में पहली बार दोनों कंट्रीज के बीच दोबारा से लैंड कनेक्शन बनने जा रहा था। उन्होंने आखिरी चौक की लेयर को मैन्युअली जैक हैमर से तोड़ा और मीडिया इन्वेंट के लिए एक दूसरे से फ्लैग्स एक्सचेंज किए। हजारों सालों पहले ग्लेशियर्स की वजह से जुदा होने के बाद फाइनली अब इंग्लैंड और फ्रांस दोबारा से जुड़ चुके थे। फिनिशिंग का काम कंप्लीट करने के बाद 6 मई 1994 को फाइनली चैनल टनल को ओपन कर दिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि इस टनल को बनाने में 12 बिलियन पाउंड का खर्चा किया गया था।